कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ग्रोथ के मंत्र दिए हैं। इंडस्ट्री संगठन सीआईआई के सालाना प्रोग्राम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ग्रोथ वापस आएगी। उन्हें देश के टैलेंट पर पूरा भरोसा है। इंडस्ट्री लीडर्स से पीएम ने कहा कि वो एक कदम आगे बढ़ाएं, सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने का भी रोड मैप पेश किया। गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा कि यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, एसएमईज, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है और मुझे भरोसा है इंडस्ट्री के लीडर्स पर। आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज 1 में एंटर कर चुका है। इकोनॉमी को फिर से मजबूत करना। अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क पर। आज हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत और हमारे साथ लाइव मौजूद हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन पर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा की जिम्मेदारी है। मैं आपको बता देता हूं कि उनका सपना है कि पीओके अपना हो। राजनाथ सिंह जी, आपका इस बेबाक बातचीत में हमारे साथ अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, 18 अगस्त 2019 को पंचकुला में आपने एक बयान दिया था। इस बयान को लगभग 9 महीने 15 दिन और 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर अगर बात होगी तो अब सिर्फ पीओके पे होगी और कुछ नहीं। हवाई करने की बात तो दूर है। हकीकत यह है कि भारत की संसद ही कई बार इस प्रस्ताव को पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है जी। इसलिए मेरे स्टेटमेंट का कोई बहुत उसकी अहमियत नहीं रह जाती है इसके बाद, जबकि भारत की संसद ने इसे पास कर दिया है। इसलिए जो कुछ भी मैंने कहा था उसी आधार पर कहा था, जो हकीकत है वही कहा था। मैं राजनाथ जी जानना चाह रहा हूं कि प्लान क्या है, क्योंकि जब से आपने ये 9 महीने पहले बयान दिया था, पब्लिक को लग रहा था कि मोदी सरकार में तो फैसले उस टाइम पर खटाखट हो रहे थे। जैसे आप लोगों ने 370 हटा दिया, उसके बाद सीए ले आए। क्या पीओके को लेकर, निश्चित तौर पर बतौर रक्षा मंत्री आप बड़ा प्लान डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन क्या भारत की सरकार की, मौजूदा सरकार की इच्छा शक्ति है? क्योंकि इमरान खान भी जो है वो थोड़ा डरे हुए हैं। वो पीओके को लेकर अपने सदन में बयान दे चुके हैं कि ये बालाकोट से भी बड़ा कुछ पीओके में करेंगे। तो बताओ मंत्री, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की संसद प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है। मैं समझता हूं प्रतीक्षा की जानी चाहिए। इसमें एक अपडेट यह है कि आईएमडी ने गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद सबका मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है। क्या यह भी किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है राजनाथ जी? अब इसको मैं नहीं कह सकता कि प्लानिंग है, क्या है, कैसे है, लेकिन यदि मौसम की जानकारी देते हैं इन क्षेत्रों की भी, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, तो मैं समझता हूं इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो के जो राजा हैं फारूक हैदर, उन्होंने बोला कि अब हमको भी दिल्ली का तापमान बताना चाहिए, नहीं तो ये सर पे चढ़ जाएंगे हमारे दिल्ली वाले। सर पर चढ़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। भारत किसी के सर पर नहीं चढ़ता। पीओके के बारे में जो हकीकत थी वह मैंने बयां की है। राजनाथ जी, चाहे 48 हो, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, 1999 हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आप उसमें केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। ये सब कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हाल ही में पुलवामा 2 का एक बड़ा नापाक धमाका करवाना चाह रहा था जी। मैं तो बात सही है, अपनी हरकतों से वह बाज नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे देश की सेना के जवान उसको लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बार बार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन भी करता है, लेकिन उसका एक करारा जवाब मिलने के बावजूद जो है अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा है। आतंकवाद के माध्यम से भी भारत को बराबर डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की वह कोशिश करता है।
लेकिन ये कोशिश तो लगातार उसकी चलती रहती है। ऐसा क्या कारण है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद हम उनको इंटरनेशनली भी डिप्लोमेटिकली भी घेर रहे हैं, लेकिन वो बार बार उकसाता है भारत को? मैं समझता हूं इसका सही जवाब नहीं कोई दे सकता है तो वही दे सकता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत भारत को न तो अस्थिर कर सकती है, न भारत को तोड़ सकती है, न भारत को कमजोर कर सकती है। कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो भी भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि कोरोना के इस वक्त में पाकिस्तान एक दूसरा फ्रंट खोलना चाहता है एक और देश की मदद से। उनका इशारा चीन की तरफ होता है। मैं जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि कोरोना के इस वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना की इस महामारी से, पूरी मानव जाति कोरोना की इस महामारी से लड़ रही है, पाकिस्तान कोई बड़ा ट्राई कर सकता है? अब इस बारे में, इन संभावनाओं के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन कोरोना का संकट ये वैश्विक है, ये वैश्विक महामारी है और मैं समझता हूं कि सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन सीमाओं पर कुछ घटनाक्रम करके उसका फायदा उठा सकता है। वैसे इस वैश्विक महामारी का लाभ उठाकर यदि कोई भारत को तोड़ने की कोशिश, कोई भी, पाकिस्तान की बात, किसी की भी बात मैं करता हूं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उसके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होंगे। अभी खबर आई कि पाकिस्तान के हाई कमीशन के कुछ लोग जासूसी कर रहे थे, उनको पकड़ा क्या, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, मुंबई में ये लोग पकड़े गए, तो दैट इज द वरी फॉर द नेशन। पकड़े गए ना, इसका मतलब कि भारत सजग है, चौकन्ना है भारत। वो जानना ये चाह रहे थे कि पीओके में क्या मूवमेंट भारतीय सेना करना चाह रही है, उनके वो सेना की मूवमेंट के बारे में जानना चाह रहे थे, जो हमारी जानकारी है। तो इसीलिए तो वो गिरफ्तार हुए, वो पकड़े गए और सीधे पाकिस्तान को वापस कर दिए गए। जी, इसका मतलब भारत अपने देश की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सजग है। क्या ऐसा? जी, क्योंकि पाकिस्तान घुसपैठ में फेल हो रहा है, डिप्लोमेसी में फेल हो रहा है, जासूस पकड़े जा रहे हैं, तो क्या वाकई पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होकर भारत की अंदरूनी सुरक्षा में कुछ सेंधमारी करने का प्रयास कर सकता है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देश को क्या कहना चाहेंगे? भारत की आंतरिक सुरक्षा में सेंधमारी करने की पाकिस्तान के द्वारा तो लगातार वर्षों से यह कोशिश होती रही है, लेकिन आप यह भी देख रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं, लेकिन अब भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब देखिए वो कब समय आता है जब पाकिस्तान इन सब अपनी नापाक हरकतों से बाज आता है। इस बात कह रहा हूं क्योंकि लगातार कभी इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, कभी बोलते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रयास लगातार करते हैं मिनॉरिटीज को। मुस्लिम समुदाय की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत का मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत में जो भी भारत माँ की कोख से पैदा हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सारे लोग, सभी भाई भाई हैं, सबका समान दर्जा है। भारत में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। आप लखनऊ से सांसद हैं, ऐसा क्यों माना जाता है कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है? ऐसी भावना क्यों बनाई जा रही है, खासतौर पर जब से आप लोगों की सरकार आई? मैं समझता हूं साजिश के तहत कुछ लोगों के द्वारा भारत को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जाता है। इस्लामोफोबिया नहीं है भारत में, कोई सवाल ही नहीं। बढ़ता हूं आगे। एक और बड़ा मुद्दा है, वो चीन का है। एलएसी पे ताजा हालात क्या है? बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय सुन रहा है, हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग आपको इस समय देख रहे हैं। देखिए, भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से कुछ न कुछ बराबर भारत और चीन के बीच में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा वर्ष गुजरा होगा जबकि भारत की सेना और चीन की सेना, पीएलए जिसे कहते हैं, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, दोनों के बीच बॉर्डर पर बराबर फेस ऑफ न होता हो, कोई धक्कम धुक्की न होती हो। कभी कभी कुछ ऐसे तनाव भी हो गए हैं कि फायर आर्म्स की भी छीना झपटी भी हो गई है। ऐसे हालात समय समय पर पैदा होते हैं। मैं समझता हूं कि चीन को भी अब इस संबंध में बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि इस विवाद को पूरी तरह से सुलझाया जा सके। अभी स्थिति क्या है? हाल फिलहाल की जो घटना है, ये बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है।
और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने भी किया है, पूरा बंदोबस्त किया है। अब आगे नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले भी जब भी विवाद हुए हैं, चाहे डोकलाम का ही विवाद हुआ, तो भारत और चीन में मिलिट्री स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं, उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि 6 तारीख को संभवतः एक मिलिट्री के बड़े अधिकारियों के स्तर पर भी बात होने जा रही है। इसकी जानकारी आज ही मैंने अपने आर्मी चीफ और सभी लोगों से बातचीत की है, उन्होंने दिया है। तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि डोकलाम में 2017 में हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, हम डट के खड़े रहे थे। इस बारी वो काफी अंदर तक आ गए हैं, ऐसा कई अटकलें लगाई जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। यू वांट टू से समथिंग ऑन दैट? भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है जी, कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता है। बस नीति है। इससे जिसको जो अर्थ निकालना हो अर्थ निकाल ले। तो राजनाथ सिंह का ये बड़ा इंटरव्यू जो कि न्यूज 18 नेटवर्क पर तमाम चैनल्स पर इस समय जा रहा है। हमारे सहयोगी चैनल न्यूज 18 इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमीश देवगन ये इंटरव्यू कर रहे हैं और इसको हम आपको पूरा भी आगे दिखाएंगे। लेकिन जो प्रमुख अंश, चाहे पाकिस्तान पे बात हो चाहे चीन पर बात हो, वो बातें आपने सुनी और भारत का क्या रवैया है वो एकदम स्पष्ट किया यहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। लेकिन अब बात गृह मंत्री अमित शाह के साथ सबसे बड़े इंटरव्यू की। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज पूरी दुनिया मानती है कि भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बहुत कामयाबी और बेहतर तरीके से कोरोना के खिलाफ जंग को लड़ा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि 1 साल की कोविड के सामने हम सफलतापूर्वक लड़ाई लड़े हैं और आज पूरी दुनिया कहती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोविड के खिलाफ एक सफल लड़ाई लड़ी है। सभी राज्य सरकारों को साथ में रखकर संघीय ढांचों को मजबूत करते हुए नरेंद्र भाई ने देश की जनता को कोविड के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। अब तक महामारियों में, अब तक कुदरती आपदाओं में सिर्फ सरकारें लड़ाई लड़ती थी। पहली बार है कि सरकार और देश के प्रधानमंत्री के साथ 130 करोड़ की जनता कंधे से कंधा मिलाकर ये महामारी के खिलाफ लड़ रही है। आत्मनिर्भर भारत और इकोनॉमी की मुश्किलों पर भी अमित शाह ने माना कि कोरोना से इकोनॉमी प्रभावित हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही और मजबूत होकर उभरेगा। न्यूज 18 इंडिया के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि स्वदेशी को अपनाने से भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, इससे निवेश कम होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अमित शाह जी, थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत पर जो प्रधानमंत्री ने जो बात की है उस पर जरा आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। जो बात हो रही है वोकल फॉर लोकल, तो इसको आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग आइसोलेशनिस्ट होते जा रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड से डीकपल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में बने सामान उसी को आप कंज्यूम करें, उसी को लें। और कहीं जो हमने 1991 में एक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी चालू की थी जिससे इंडिया को हम देश के संग जोड़ना चाह रहे थे, ग्लोबलाइजेशन की एक बात थी, कहीं इससे हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं? इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जरा भी पीछे नहीं जाएंगे। 130 करोड़ की आबादी हमारी शक्ति है। क्या हमारे अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए? मैं तो अपील करना चाहता हूं हर भारतीय को कि एक निश्चय कर लीजिए कि हर भारतीय भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेगा। कहीं पर भी इससे भारत में निवेश कम होने की संभावना नहीं है, निवेश बढ़ेगा और ये हमारा अधिकार है भी। 130 करोड़ की जनता अगर तय करती है कि आज से हम विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, तो मैं मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है और भारत के अंदर उत्पादन का सबसे बड़ा हब दुनिया में भारत बनेगा। और मुझे भरोसा है कि इससे हमारी इकोनॉमी कभी भी वीक नहीं हो सकती।
ना हम आइसोलेशन में आ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत के 130 करोड़ के मार्केट की जरूरत है। हम अपने 130 करोड़ जनता के मार्केट की जो क्षमता है, इसकी ताकत है, इसको एक बार पहचान लेते हैं और भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाते हैं तो मुझे भरोसा है कि हमारे अर्थतंत्र को एक नई गति मिलेगी। देखिए, निराशा से जीने वाले लोगों के लिए कभी रास्ते नहीं मिलते हैं। आशा से, मेहनत से और रणनीति बनाकर जो लोग अपना रास्ता प्रशस्त करते हैं, ईश्वर भी उनके साथ रहता है, दुनिया भी उनके साथ रहती है। अमित शाह साहब का ये बड़ा मेगा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज एक बार फिर CNBC आवाज पर शाम 5:57 पर। तो जरूर देखें, देखना ना भूलें और फिर आप इसे देख पाएंगे शाम 7:57 पर भी। तो ये सबसे बड़ा इंटरव्यू देश के गृह मंत्री का सिर्फ CNBC आवाज पर। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र और गुजरात पर एक और मुसीबत आ रही है। कल चक्रवात निसर्ग महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा। मुंबई से सटे अलीबाग के पास ये तट से टकराएगा। तूफान से राहत बचाव की तैयारियों का जायजा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ले रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री CM उद्धव ठाकरे राहत बचाव के लिए NDRF की टीमें उन्होंने तैनात वहां पर कर दी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि देश के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में तूफान के हालात पर हमने जानकारी ली है। वो सभी लोगों की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा है तूफान निसर्ग से बचाव के लिए सभी एहतियात और सावधानी बरतें, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में साइक्लोन की स्थिति को लेकर IMD के डायरेक्टर आनंद शर्मा ने कहा है कि महाराष्ट्र के नॉर्दर्न हिस्से में साइक्लोन का असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल डिप्रेशन मुंबई से करीब किलोमीटर दूर है। जो अभी बात करें उसकी जो डिप्रेशन है वो करीब करीब 280 किलोमीटर दूर है आपके पंजिम गोवा से, और करीब करीब 350-380 किलोमीटर दूर है ये आपके मुंबई से, और जो कि इसके और ये इन दोनों के स्टेशन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और आगे नॉर्थवर्ड बढ़ रहा है और अगले 6 घंटों में ये साइक्लोन बन जाएगा और अगले 6 घंटे तक ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में उत्तर दिशा की ओर बढ़ता जाएगा। तो ऐसा होता है तो उन क्षेत्रों में खासकर ये जो हमारे खासकर नॉर्दर्न मध्य महाराष्ट्र है और दक्षिण गुजरात वाले हिस्से हैं जो हैं उनमें जो है ज़्यादा इसका असर दिखाई देगा। हवाएं चल सकती हैं 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की। भारी से बहुत भारी वर्षा और कहीं के अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है इन क्षेत्रों में। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या करीब 2 लाख हो गई है। अब तक कोरोना से 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, आज की क्या अपडेट है? देखिए, अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 8,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले देश भर में सामने आए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय का ताजा आंकड़ा बताता है कि अब कुल मरीजों की संख्या देश में 2 लाख के करीब पहुंचने वाली है। अब तक कोरोना की वजह से 5500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि लोग जो रिकवरी रेट है उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। 95,000 से ज्यादा लोगों ने देश भर में कोरोना को मात भी दी है। इस लिहाज से जो रिकवरी रेट है वो 48% के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये मानना है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है जो मृत्यु दर है इसमें कमी देखने को मिल रही है। अभी जो ताजा आंकड़ा है मृत्यु दर का स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वो 2.83% का है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। लेकिन अगर संक्रमण की बात की जाए तो इसका फैलाव तेजी से हो रहा है। अगर भारत के स्थान की बात की जाए तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी और इटली के बाद 7वें नंबर पर भारत पहुंच गया है। यानी कि 7वें नंबर पर ऐसी पोजीशन है भारत की जहां पर जो कोरोना का संक्रमण है काफी तेजी से फैल रहा है। जी, शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। और यहाँ पर हम आपको बताएं कि CNBC आवास की एक मुहिम का जिक्र करें जिसके तहत हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि GST लेट फीस को माफ कर दिया जाए। और आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही टैक्स पेयर्स की दास्तान जिनकी टैक्स की देनदारी तो बनती है 40,000 से 50,000 रुपए, लेकिन लेट फीस हो गई है 1.5 लाख रुपए। कुछ ने तो बैंक से 16% की दर से लोन लेकर भी लेट फीस को चुकाया है। मैंने ऑनलाइन से एक GST नंबर लिया है
उसी से मैं खरीदारी करता था और मुझे ये पता नहीं था हर महीने में इसको रिटर्न सबमिट करना है। ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और जब मुझे नोटिस मिला है मेरे ऊपर लेट फाइन आ गया, तब मैंने पैसा देने के लिए मेरे पास इतना रकम देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। तब मैंने बंधन बैंक से लोन लेके 16% इंटरेस्ट के ऊपर लोन लेके मैंने जीएसटी का लेट फाइन सबमिट किया है। अभी मेरा जीएसटी की अमाउंट है मेरी 50,000 और लेट फी के चलते मुझे लेट फी आ रही है उसके ऊपर तकरीबन 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में। अब मेरा बिजनेस बहुत छोटा है। जीएसटी ऑफिस से फ़ोन आया कि आपका जीएसटी के रिटर्न पेंडिंग आ रहे हैं। मैं सीए साहब के यहाँ पे गया, उनसे पूछा, उन्होंने चेक करके बताया कि आपका समथिंग 1.5 लाख से ऊपर की पेनल्टी आ रही है। जबकि मैंने व्यापार किया नहीं, मुझे एक भी टेंडर मिला नहीं, काम मैंने एक भी किया नहीं पाया और फिर भी मेरे पास पेनल्टी इतनी ज़्यादा आ रही है जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिख रहा है। सुना कारोबारियों का दर्द, लेकिन आपको बताएं कि सीएनबीसी आवाज की ये मुहिम रंग ला रही है और सरकार ने भरोसा दिलाया कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और कोई हल निकालने की कोशिश होगी। चलिए, आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर खबरें लगातार जारी और ब्रेक के बाद आपके लिए होगा कमोडिटी कॉल। नमस्कार।